हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। चलिए, इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। यह टॉपिक जो है घटना चक्र से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था और वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जिसने बृहत्तर यानी भारत के बड़े क्षेत्रों पर शासन स्थापित किया, और उसका जो शासन था, ब्रिटिश साम्राज्य का जब शासन भारत पर स्थापित होता है तो उससे भी बड़े क्षेत्रों पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन स्थापित किया। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की जो सीमा थी वो ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सबसे पहले भारत को राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधा था। उससे पहले कोई भी शासक या राजा नहीं हुआ जो भारत को एक सूत्र में बांध सके। विशाखादत्त कृत यानी विशाखादत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ लिखा गया है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राजा का पुत्र माना गया है। विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस में लिखा है कि चंद्रगुप्त जो है वो नंद राज का पुत्र था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। वृषल और कुल के हीन भी कहा गया है। घुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। घुंडी राज ने मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ था उस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त उसके अलावा विशाखादत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। पहला है देवी चंद्र गुप्तम तथा दूसरा है अभिसरिका बंची तक या अभिसारिका बंधी तक। क्षमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरी यानी क्षमेंद्र के द्वारा जो बृहत कथा मंजरी लिखी गई तथा सोमदेव कृत कथा सरित सागर यानी सोमदेव के द्वारा जो कथा सरित सागर ग्रंथ लिखे गए उसमें चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर ग्रंथों में चंद्रगुप्त को यानी शूद्र जाति जो निम्न जाति कहा जाता था प्राचीन कालियों में, शूद्र जाति से उत्पत्ति माना जाता है। यानी वह शूद्र जाति से जन्म लिया था। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर से उत्पन्न हुआ था। हेमचंद के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषक के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। हेमचंद के द्वारा जो परिशिष्ट पर्वन लिखे गए हैं उसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मयूर पोषक के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विलियम जोन्स जो थे वो पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के शासक थे उनसे की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। एरियन और प्लूटार्क ने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के नाम से जानते हैं।
जस्टिन ने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। जस्टिन कहता है कि सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट हुई थी। आगे बढ़ते हैं। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। चाणक्य के पिता का नाम ऋषि चाणक्य था, उसने भी उसका नाम चाणक्य रखा, और चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य और तीसरा नाम विष्णुगुप्त भी माना जाता है। पुराणों में उसे द्विज सर्व यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया। पुराण जो है ग्रंथ, उसमें उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है, द्विज सर्व कहा गया है। कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र, मौर्य काल में चाणक्य के द्वारा ही अर्थशास्त्र लिखे गए थे। इस अर्थशास्त्र में चाणक्य ने शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने इस अर्थशास्त्र में शासन के सिद्धांतों के बारे में बताया है। इसमें राजा के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। यानी अर्थशास्त्र में राजा के लिए सप्तांग सिद्धांत की बात कही गई है, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, फिर भी आपूर्ति राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। यानी यह तो ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक शास्त्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। जैन और तमिल ग्रंथ जो है उसमें भी ये कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण की विजय की थी। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। यानी राजनीतिक रूप से भारत का जो एकीकरण किया गया वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही किया गया। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया था। यानी उसका साम्राज्य का जो विस्तार था वो व्यास नदी से लेकर के सिंधु नदी तक के प्रदेशों पर था। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिम भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। रुद्रदामन जो वो भी शासक थे और उसने जो अपने अभिलेख लिखा उसमें उसने कहा है कि पश्चिम भारत पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया था। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। अवंती जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्र है उसे अवंती कहा जाता था, उस पर भी, और सौराष्ट्र जो गुजरात का क्षेत्र है उनको कहा जाता था। इन क्षेत्रों पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया था। उसकी मृत्यु के समय यानी चंद्रगुप्त की मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखला से दक्षिण में मैसूर तक था। जब चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो रहा था, जब वो मरने वाले थे, तो उस समय मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार था पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत था और पूर्व में बंगाल खाड़ी तक था और उत्तर में हिमालय की श्रृंखला जो है यहाँ से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अनार्त और सौराष्ट्र यानी गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यानी रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख है, शिलालेख है, उसमें कहा गया है कि मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के लिए जो बांध का निर्माण किया गया था उनका वर्णन मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। यानी गुजरात का जो ये क्षेत्र था अनार्त और सौराष्ट्र, ये मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस के
आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी पूर्व में परास्त किया था, यानी उसे हरा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के जो साम्राज्य थे उसके जो पूर्वी भाग था उस पर शासन कर रहा था सेल्यूकस, और सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण करता है और उस आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को 305 ईस्वी में हरा देता है। यूनानी लेखक के अनुसार, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकैडिज कहा गया है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकैडिज का संस्कृत रूप है अमित घात, यानी यूनानी लेखक ने बिंदुसार को अमित घात कहा या अमित्रोकैडिज कह सकते हैं। यानी अमित घात का मतलब होता है जो शत्रु को नाश करने वाला, अमित घात का मतलब होता है जो दुश्मन है उनका नाश करने वाला। अमित्रोकैडिज का भी मतलब वही होता है। जैन ग्रंथ उसे सिंहसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की जो माता है उसका नाम दुर्धरा मिलता है। दिव्यादान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। दिव्यादान जो ग्रंथ है उसके अनुसार कहा गया है कि बिंदुसार जब शासक था तो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। अशोक जो थे वो बिंदुसार का पुत्र था, और जब तक्षशिला में विद्रोह होता है तो उसको दबाने के लिए बिंदुसार के द्वारा अशोक को भेजा जाता है। स्ट्रोबो कहता है, स्ट्रोबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। यानी बिंदुसार के समय में जब बिंदुसार शासक था तो मिस्र का राजा था एंटियोकस, और उसने ही डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। प्लिनी के अनुसार, यानी प्लिनी कहता है कि मौर्य के राज दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। प्लिनी के अनुसार कह रहा है कि मौर्य राज दरबार में मौर्य के शासक जब बिंदुसार शासन कर रहा था तो उस समय मिस्र के राजा था टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, और उसने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था मौर्य दरबार में। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। बिंदुसार जब मौर्य वंश का शासन कर रहा था, शासक था, तब सीरिया के शासक से उसने एंटियोकस, जो सीरिया के शासक एंटियोकस थे, एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। और ये वस्तुओं क्या क्या थी? ये थी मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा दार्शनिक। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए इसे याद रखेंगे। एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भिजवा दिया था। जो सीरिया के शासक था एंटियोकस, उसने क्या किया कि दार्शनिक को छोड़ करके बाकी जो मीठी मदिरा थी, अंजीर था, ये सभी वस्तु उनके दरबार में भिजवा दिया था। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती यानी उज्जैनी का उपराजा यानी वायसराय था। बौद्ध साक्ष्य में कहा गया है कि अशोक अपने पिता के शासनकाल में, उनके पिता का नाम बिंदुसार था, और जब वो शासन कर रहे थे बिंदुसार, तो उस समय वो अवंती, जो इसको उज्जैनी कहा जाता है, उसका उपराजा यानी वायसराय था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर, असम और दक्षिण का जो दूर का क्षेत्र है उनको छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। यानी दक्षिण भारत के जो दूर वाला क्षेत्र है, जैसे तमिलनाडु और का क्षेत्र है, ये इसको छोड़ करके कह रहा है कि असम से लेकर के पूरा भारत मौर्य साम्राज्य के अंग थे। अशोक ने अपने प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया। अशोक जो था जब राजा बनता है तो अपनी जो विशाल प्रजा थी उनको ध्यान में रख करके एक व्यवहारिक नीति चलाती है, और उस नीति का नाम था धम्म नीति, जिसका पालन आसानी से सभी कर सके। और उस नीति के जो धम्म नीति के जो सिद्धांत थे वो बहुत ही आसान थे, जो आम लोग भी आसानी से उसका पालन कर सकते थे। और ये जो नीति थी धम्म नीति, ये सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। धम्म नीति के आयाम थे सहिष्णुता, उदारता और करुणा। अशोक 273 ईस्वी पूर्व में लगभग मगध का राजा बना तथा लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। 273 ईस्वी में वह राजा
बनता है मगध का, और 4 साल के बाद वह 269 ईस्वी पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ था। उसके अभिलेख से सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय या देवाना प्रियदसी कहा गया। अशोक की जो अभिलेख है उसी पर उसे अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से दिखाया गया है, जिसका अर्थ होता है, देवनाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। अशोक जो थे, कह रहा है, उसने अपने को बताया है कि वो देवताओं के प्रिय थे या देखने में सुंदर थे। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। सिंगली अनुश्रुतियों यानी दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म के तृतीय संगति हुई थी, यानी बौद्ध धर्म के तृतीय सम्मेलन हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। यानी निग्रोध नामक भिक्षु था जिसने उसे बौद्ध मत की दीक्षा दी थी। उसके बाद यानी तत्पश्चात मोगली पुत्र तीस के प्रभाव में वह पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया, और मोगली पुत्र तीस जो था उनके विचारों से प्रभावित होकर के अशोक ने पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दिव्यादान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, लेकिन दिव्यादान कह रहा है, दिव्यादान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पुत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक और अशोक के जो पुत्र थे जिसका नाम दशरथ था वो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, यानी वर्णन मिलता है। रज्जुक की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त था। यानी वर्तमान समय में जो जिला पदाधिकारी होता है, जिसको डीएम कहिए या जिला कलेक्टर कहिए, उस प्रकार की अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था मौर्य काल में। और इनके पावर जो होते थे वो राजस्व का संग्रह करना और न्याय प्रदान करना होता था जनता को। अग्रोनोमी जिले के अधिकारी को कहा जाता था। जिले के जो अधिकारी था उनको अग्रोनोमी कहा जाता था मौर्य काल में। मौर्य काल में व्यापारिक काफिले को कारवा, व्यापारिक काफिले जो होते थे, व्यापारियों का जो काफिला होता था जो समूह में चलते थे उनको कारवा कहते थे, और व्यापारिक काफिलों के जो मुखिया होता था उसको सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। यानी व्यापारियों की जो समूह होते थे और उनके जो मुखिया होते थे उनको सार्थवाह कहा जाता था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद यानी उपरांत अशोक ने आखेट और बिहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्रा प्रारंभ की। जब अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है तो उसके बाद उसने शिकार करना छोड़ दिया और बिहार यात्राएं जो करती थी एक स्थान से दूसरे स्थान, वो रोक दी और उनके जगह पर उसने धर्म के नाम पर यात्राएं प्रारंभ की। राजाभिषेक के 10 वर्ष बाद, जब वो राजा बनता है, राजाभिषेक के 10 वर्ष बाद ये बात कह रही है 8वां शिलालेख में कहा गया है, संबोधि यानी बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुक्मिणीदेवी अभिलेख रुक्मिणीदेवी गया तथा उनकी पूजा की। और इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। यानी अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उसके बाद जो धर्म यात्राएं की है उसका विवरण यहाँ दिया गया है। पहले वो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। अशोक ने अपने राजाभिषेक यानी राजा बनने के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की और 20वें वर्ष यानी राजा बनने के 20वें वर्ष
वह लुम्बिनी की यात्रा की और लुम्बिनी में ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ स्थापित किया। यानी लुम्बिनी में ही अशोक ने शिला स्तंभ की स्थापना करता है। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण, यानी लुम्बिनी जो था बुद्ध की जन्मभूमि था और होने के कारण लुम्बिनी ग्राम को भोग कर माफ कर दिया गया। यानी लुम्बिनी के जो लोग थे, वहां के जो ग्रामवासी थे, उनसे भोग कर लिया जाता था और अशोक ने जब लुम्बिनी की यात्रा करता है तो भोग कर को माफ कर दिया था। भू राजस्व एक 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। यानी 1/6 जो पहले भू राजस्व था उनको घटा करके 1/8 कर दिया, यानी कम कर दिया। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। यानी अशोक के जो अभिलेख हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है और इसमें देख लेते हैं। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख। अब देखिए शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं। शिलालेख जो थे वो 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। अलग अलग जो 14 विभिन्न लेख है उनका एक ग्रुप यानी समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए, यानी 8 जगह से प्राप्त किए गए हैं। और ये 8 स्थान है। पहला है शाहबाजगढ़ी, दूसरा है मानसेहरा, तीसरा है कालसी, चौथा है गिरनार, 5वां है धौली, छठा है जोगढ़, 7वां है एरागुड्डी और 8वां है सोपरा। ये सभी जो शिलालेख है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उपयोगी है, इसलिए इन्हें याद रखेंगे और इन्हें ये भी याद रखेंगे ये कहाँ कहाँ से मिला है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर के खरोष्टी है। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो या तो प्राकृतिक भाषा में या ब्राह्मणी लिपि में है। अब ब्राह्मणी लिपि में जो अभी जो वर्तमान में हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, जैसे हिंदी में पढ़ रहे हैं, ये ब्राह्मणी लिपि में ही लिखा गया। तो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेरा जो है वो ब्राह्मणी लिपि में न होकर के खरोष्टी लिपि में है। खरोष्टी लिपि उसे कहते हैं जो उर्दू लिखा गया है, उनको खरोष्टी लिपि कहा जाता है। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरेमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में लिखा गया अशोक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों, यानी पत्थर की पट्टी को शिलालेख कहा जाता है। पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण यानी उस पर उकेरा गया अक्षरों से किया गया है। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय हासिल किया था। यानी अशोक के जो अभिलेख थे उनको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप नामक जो विद्वान थे वो भी पढ़ पाया था और D.R. भंडारकर ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया। D.R. भंडारकर ने भी अशोक के जो अभिलेख थे उनको पढ़ करके उनके आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किया। प्राग अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। यानी प्राग अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता जो है श्रीलंका में एक जगह है अनुराधापुर और वहां से चला है। कुछ और स्थानों के अभिलेख से भी इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार है पिपरवा, सोहगोरा और महास्थान। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जैसे वर्तमान में उर्दू लिखा जाता है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो उसी प्रकार से प्राचीन काल में जो खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी वो उर्दू की तरह ही दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मेसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यानी खरोष्टी लिपि को इन सभी विद्वानों ने पढ़ पाया। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। भारत के जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, उत्तर जैसे जम्मू कश्मीर ले लीजिए, पाकिस्तान का क्षेत्र ले लीजिए,
इधर के क्षेत्रों में ही ये खरोष्ठी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक का नाम उल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। यानी वह ऐसा शिलालेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मिला है और वह अभिलेख है गुर्जरा लघु शिलालेख। मास्की, नैतुर एवं उडे गोलम के लेखों में भी अशोक को व्यक्तिगत नाम मिलता है। यानी मास्की में, नैतुर और उडे गोलम के जो शिलालेख है उस शिलालेख में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है, यानी अशोक लिखा हुआ मिलता है। भाबरू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाबरू जो उनके शिलालेख है उसमें ही अशोक ने अपने को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है और यही भाबरू का जो अभिलेख है यही अभिलेख कहता है कि अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म को मानते थे। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है। यानी अशोक के जो प्रथम शिलालेख है उसमें कहा गया है कि वह पशु बलि को रोक दिया था। यानी पशु की जो बलि दी जाती थी उसमें पशु बलि को उसने रोक दिया था और यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। यानी अशोक का जो प्रथम शिलालेख है उसमें उसने कहा है कि अब पशु की बलि नहीं दी जाएगी और ना कोई उस अवसर पर कोई उत्सव या पर्व त्योहार मनाए जाएंगे। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे। कह रहा है कि पहले जो था प्रथम शिलालेख में जो कहा गया है कि पहले जब उसने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था तो उससे पहले राजा के खाना के लिए प्रतिदिन क्या होता था, सैकड़ों जीव मारे जाते थे, मांस के लिए मारे जाते थे। लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते थे। यानी प्रथम शिलालेख जब लिखा गया है तो अब केवल 3 ही पशु प्रतिदिन मारे जाते थे और उसमें 2 मोर और 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता था। यानी 3 जो पशु मारे जाते थे उसमें 2 मोर को मारा जाता था और 1 मृग, लेकिन जरूरी नहीं था कि मृग हमेशा मारे जाए। ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे और ये भी कहा गया है कि भविष्य में ये 3 जो पशु को मारे जाते हैं ये भी आने वाले समय में नहीं मारे जाएंगे, इन पे रोक लगा दिया जाएगा। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के जो 5वें स्तंभ लेख हैं उसमें कहा गया है और ये कब लिखे गए, अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष, और इसमें कहा गया है कि प्राणियों के जो वध किए जाते हैं उसको रोकने का पूरी व्यवस्था बताई गई है। अशोक के राजकाल की पहली बड़ी घटना है कलिंग युद्ध। अशोक के समय की सबसे बड़ी घटना है कलिंग युद्ध और कलिंग जो है वर्तमान में उड़ीसा जो है उन्हीं को कलिंग कहा जाता था और यहीं पर कलिंग युद्ध हुआ था और इसमें अशोक की विजय हुई थी। इसी कलिंग युद्ध में अशोक ने जीत हासिल किया था। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यानी कलिंग युद्ध के बारे में जो जानकारी मिलती है वो अशोक के 13वें शिलालेख है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए इसको याद रखेंगे। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष बाद अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई थी। यानी कलिंग युद्ध जो था उसके शासनकाल के 8वें वर्ष के बाद 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई थी, यानी हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया। यानी कलिंग युद्ध में इतनी लोगों की हत्या हुई थी और उस पर ही उसने अपने पीड़ा और दुख को व्यक्त किया था अशोक ने। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें में सभी संप्रदाय के सार की वृद्धि होने की कामना की गई। अशोक के जो 12वें शिलालेख है उसमें कहा गया है कि सभी संप्रदाय का विकास हो और उसकी कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है सभी धर्म का सम्मान करना, सभी धर्म के व्यक्ति के विकास के लिए काम करना, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, ये बातें कही गई है। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों यानी संगम के जो राज थे और ये संगम के राज दक्षिण भारत में थे और ये राज थे चोल, पांड्य, सतीय पुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका में है की सूचना मिलती है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण
संबंध थे। यानी 5 जो यवन के राजा थे उनके साथ उनके दोस्ताना संबंध थे, जिसमें था अंतियोक, इसी को कहा गया है एंटियोकस द्वितीय, थियोस सीरिया का शासक, तुर्मेय या तुर्मान, टोलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, अंतकिनी, एंटीगोनस, गोनातास, मेसिडोनिया या मकदूनिया का राजा, मग, साइरिन का शासक, अलिका सुंदर, अलेक्जेंडर, एपाइरस या एपिरस का राजा। गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगोरा तामपत्र, गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगोरा तामपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोक कालीन प्राकृतिक भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी के ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है और इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से भी होती है। यानी महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृतिक भाषा में हुई है। महास्थान से जो अभिलेख मिला है उसमें कहा गया है कि जब बाढ़ आता था, अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था, आंधी तूफान आते थे तो उसके लिए राजा के द्वारा राहत कार्य करवाए जाते थे और इसकी पुष्टि जो है जैन ग्रंथ जो है उनसे भी मिलती है। मौर्य काल में न्यायालय मुक्त 2 प्रकार के थे। मौर्य शासक जो शासन कर रहे थे तो उस समय में मौर्य काल में न्यायालय जो होता है उसको वह यानी कोर्ट जो होता था वो 2 प्रकार थे। एक तो था धर्मस्थलीय और दूसरा था कंटक शोधन। धर्मस्थलीय जो कोर्ट होते थे उसमें दीवानी मामले की सुनवाई होती थी, जबकि कंटक शोधन जो कोर्ट होते थे उसमें फौजदारी मामले की सुनवाई होती थी, फौजदारी न्यायालय थे। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गुड पुरुष कहा गया है। गुप्तचर जो होते थे, जो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य द्वारा की गई है, कौटिल्य के द्वारा, उनको गुड पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। एक है संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले तथा संचरा अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। यानी गुप्तचर का उल्लेख जो मिलता है वो 2 प्रकार का था। एक था संस्था जो एक ही स्थान पर सूचना को इकट्ठा करता था और एक था संचरा जो प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करके यानी जाता था और वहां से पता लगाता और सूचना देता था। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्रा के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज द्वारा इंडिका नामक ग्रंथ लिखी गई है और उसमें पाटलिपुत्र जो था उनके नगर का प्रशासन किस प्रकार चलता था उनका वर्णन इंडिका से प्राप्त होता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समिति द्वारा होती थी और ये जो 30 सदस्य थे ये 6 समितियां में विभक्त थी और प्रत्येक समिति जो था वो 5 सदस्य शामिल, प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति, अब यहां देखते हैं, तीसरी समिति जो था वो जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में यह भी कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है और अभी वर्तमान समय में भी जो जनगणना का कार्य होता है वो नगर पालिका प्रशासन के द्वारा किया जाता है। छठी समिति जो था उसका कार्य बिक्री कर वसूल करना था, यानी किस सामान का बिक्री कितना हुआ उसके आधार पर वो टैक्स वसूल करते थे और विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता। और बिक्री कर जो होता था वो कोई सामान कितना में बेचा जाता है उसका जो 10वां भाग होता था वह टैक्स के रूप में लिया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मौर्य काल में न्यायालय की तो व्यवस्था थी और जो कर की चोरी करते थे उनको मृत्युदंड यानी कठोर दंड का प्रावधान था, यानी मृत्युदंड दिया जाता था। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमई कहा जाता था और नगर के जो पदाधिकारी होते थे उनको एस्टिनोमई कहा जाता था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। यानी मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में, जो कि यूनान का रहने वाला था, यूनानी राजदूत था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर का जो प्रशासन होता था वह नगर पालिका के द्वारा चलाए जाते थे, जिसका प्रमुख नागरक या
पूर्व मुख था। नगर प्रशासन के जो प्रमुख होते थे वो नागरक कहलाते थे या प्रमुख कहलाते थे। मेगास्थनी ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। यानी मेगास्थनी के द्वारा जो इंडिका ग्रंथ लिखी गई है उसमें कहा गया है कि भारतीय जो समाज थे वो 7 भागों में बटे हुए थे। और ये कौन कौन भाग थे इनको देख लेते हैं। एक तो था दार्शनिक, दूसरा था कृषक, तीसरा था पशुपालक और चौथा था कारीगर, पांचवा था योद्धा और छठा था निरक्षर एवं सातवां था मंत्री। ये सभी जो समाज के भाग हैं इनको याद रखेंगे, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। मेगास्थनी भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मेगास्थनी समाज जो 7 श्रेणियों में बटा हुआ तो उनका उल्लेख तो करता है, लेकिन दास प्रथा भारत में था या नहीं था इसके बारे में वो उल्लेख इंडिका में नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उसने विभिन्न पैसा ही अपना सकता था। इंडिका में यह बात भी कही गई है कि मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति अपने जाति से बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं थी और ना ही उनकी जो अपनी पैसा होती थी, पुश्तैनी जो पैसा होता था वही काम कर सकता था। यानी उनके पूर्वज जो काम हमेशा करते आए हैं परंपरा से वही काम कर सकते थे, दूसरे काम को अपनाना वर्जित था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत के वैज्ञानिक इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत के वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेख में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। अशोक के जो अभिलेख है उसमें कहा गया है कि मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत थे और ये प्रांत उनकी राजधानियों को देख लेते हैं। पहला तो था उत्तरापथ और जिनकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा था अवंती रठ जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। तीसरा था कलिंग जिसको उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा के जो क्षेत्र था वही कलिंग कहलाता था, इनकी राजधानी थी तोसली। और चौथा था दक्षिणापथ जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। और 5वां जो था वो था प्राच्य या पूर्वी प्रदेश कह सकते हैं, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। यानी भाग और बलि जो था मौर्य काल में टैक्स के रूप में वसूल किया जाने वाला राजस्व कर था। अर्थात अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। यानी जमीन का जो मालिक होता था वो राजा ही होता था और वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के 1 भाग का अधिकारी होता था और भूमि से जितना फसल उगता था उनके 1 भाग राजा को मिल जाता था। उनका हक 1 भाग पर राजा का हक होता था। इस कर को भाग कहते थे और जो कर राजा के हिस्से में आता था उनको भाग कहा जाता था। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। बलि भी एक प्रकार का कर था जो टैक्स के रूप में राजस्व के रूप में वसूल किए जाते थे। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये पूछे भी गए हैं एग्जाम में कि मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी का क्या नाम था। तो इसको समाहर्ता कहा जाता था और समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषय और कमिश्नरियों का प्रशासक होता था। अंतपाल जो होता था मौर्य साम्राज्य की सीमा पर एक रक्षक के रूप में सीमावर्ती दुर्ग की देखभाल करने का काम करते थे, जबकि प्रदेष्टा विषय का मतलब मौर्य काल में विषय को जिला कहा जाता था। तो जिले के जो मुखिया होते उसे प्रदेष्टा कहा जाता था, उनके प्रशासक होते थे। उपयुक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी हैं। ऊपर जो हमने पदाधिकारी को पढ़ा है इसके अलावा भी मौर्य काल में अन्य पदाधिकारी भी थे। चलिए उनको एक बार देख लेते हैं। पना अध्यक्ष यानी वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। सूरा अध्यक्ष या सुना अध्यक्ष बूचर खाने का अध्यक्ष होता था। गणिका अध्यक्ष बेश्याओं का, यानी मौर्य काल में जो बेश्या होती थी उनको गणिका कहा जाता था, उनके अध्यक्ष को गणिका अध्यक्ष कहा जाता था। सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, यानी राज्य की जो भूमि होती थी उनको अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। अकारा अध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, ये जो खान होते हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं उसे अकारा अध्यक्ष कहा जाता था। लक्षणा अध्यक्ष छापे खाने का जो अध्यक्ष होता था, छापे खाना जो होता था जहां कोई चीज छपते थे, इंफॉर्मेशन, सूचना, पेपर, न्यूज़पेपर जो भी है, तो इनको लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था। लोहा अध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष होता था। नौ अध्यक्ष जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष को नवा अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में पति द्वारा प्रयुक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। अर्थशास्त्र जो
चाणक्य के द्वारा यानी कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, उसमें कहा गया है कि पति के द्वारा प्रयुक्त पत्नी की विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। यानी पति के द्वारा पत्नी को विवाह से अलग किया जा सकता है। मौर्यकाल समाज में तलाक की प्रथा थी, यानी मौर्यकालीन समाज में जो था तलाक होता था, यानी पति के द्वारा तलाक दिए जाते थे। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। और महिलाओं को भी अधिकार था कि यदि पति बहुत दिनों से विदेश में है और उनके ऊपर कोई दोष लगा है, वो शरीर में कोई दोष है, तो पत्नी उसको त्याग कर सकती थी। इस प्रकार पत्नी की व्याभिचारणी होने या बांध होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। मान लीजिए कि पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, तो उस दशा में भी पति क्या कर सकते थे, उनको त्याग कर सकते थे। ये व्यवस्था मौर्य काल में था और ये बातें का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है, जो चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा ब्रात क्षत्रिय के समाज स्तर दिया गया है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। सारनाथ स्तंभ जो है उसका निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। इस स्तंभ के शीर्ष यानी सबसे ऊपर वाले भाग पर सिंह की आकृति बनी हुई है, जो शक्ति का प्रतीक है, जो ताकत को दिखाता है, शक्ति को दिखाता है। इस प्रकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है और यही जो सारनाथ स्तंभ जो है, सिंह का जो चिन्ह है, इसको अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में भारत ने इस्तेमाल किया है। मौर्ययुगीन सभा स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। मौर्ययुगीन सभी स्तंभ, जितने भी मौर्य काल के स्तंभ है, वो चुनार से जो बलुआ पत्थर मंगाए गए थे उससे बनाए गए हैं। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और सांची का स्तूप कहाँ है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। और सांची जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले जो वर्तमान में है मध्य प्रदेश के, वहाँ अवस्थित है। इसका निर्माण अशोक ने ही कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था, यानी 3री सदी ईसी पूर्व में अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। जबकि भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सातना जिले में स्थित है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। सांची के स्तूप और भरहुत के जो स्तूप है, इनकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। अमरावती का स्तूप जो आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है, यानी अमरावती का जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश के जो गंटूर जिला है वहाँ अवस्थित है। और ये जो अमरावती स्तूप है वो आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर यानी दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में अमरावती स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है। सारनाथ में जो धमेक स्तूप है ये गुप्त काल में बनाए गए हैं, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है, यानी कोई आधार नहीं है, सिर्फ समतल भूमि पर इसको धमेक स्तूप को बनाया गया है। बिहार में पटना यानी पाटलिपुत्रा के समीप, बिहार में पटना जिसको पहले पाटलिपुत्रा कहा जाता था मौर्य काल में, उसी के नज़दीक में बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई, यानी वहाँ जो खुदाई किया गया तो मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों का अवशेष प्रकाश में आया है। पटना के पाटलिपुत्रा के समीप जो बुलंदी बाग और कुम्हरार है वहाँ पर खुदाई की गई और वहाँ पर मौर्य काल में जो लकड़ी के विशाल भवन बनाए गए थे वो विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय अस्पुनर महोदय का, और ये काम अस्पुनर महोदय के द्वारा करवाया गया है। बुलंदी बाग से ही नगर के परकोटे के अवशेष, कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष, यानी राजा जो वहाँ रहते थे किस प्रकार रहते थे वो सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग पाटलिपुत्रा का प्राचीन स्थान था। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इस देहात में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। कह रहा है वह व्यक्ति जो 184 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक, जो अंतिम मौर्य शासक था उसका नाम बृहदत्त था, उनकी हत्या कर देता है और शुंग वंश की स्थापना करता है, और वह व्यक्ति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। ईस्वी पूर्व के कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। यानी कह रहा है
ईस्वी पूर्व के कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों ने ही जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। कहाँ? गिरनार के क्षेत्रों में, जो गुजरात के क्षेत्र में हैं। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई थी, और कह रहा यही गिरनार क्षेत्र है गुजरात के क्षेत्र में, यहीं पर भी उसने सुदर्शन झील खुदवाई। और अशोक ने ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहर निकाल, और यही सुदर्शन झील से अशोक ने नहर निकलवाई। शक छत्रप यानी रुद्रदामन, शक शासक जो था रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों कार्यों का वर्णन है। यानी रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें ये बातें कही गई है कि गिरनार के क्षेत्रों में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाया था, अशोक ने इसकी मरम्मत कर इससे नहरें निकलवाई थी। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी, और रुद्रदामन जो था वो कह रहा है कि जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर कभी किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।